हेलो अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के इस सिलसिले में हम देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स 2011 से लेकर 2019 तक के अंदर जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं ना, तो उनके सॉल्यूशंस की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2019 से। ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें आप देखें कि क्वेश्चन 6 में ये कहा गया हमें कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें एक सैलरी शीट प्रिपेयर करनी है एम्प्लॉइज़ की। तो सैलरी शीट क्या होती है? सैलरी शीट जो है ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट इदारों के अंदर लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें सैलरी मिलने से पहले ना, उससे पहले उन्हें एक स्लिप इशू की जाती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आमतौर पे करता है। तो उस स्लिप के ऊपर जो है ना, वो सारी डिटेल्स होती हैं कि पूरे मंथ के दौरान इस एम्प्लॉई की अगर कोई डिडक्शंस हुई हैं, कोई चीज़ काटी गई है, माइनस की गई है सैलरी से, तो वो क्या है और कितनी है। और इसी तरह अगर कुछ ऐड किया गया है तो उसकी डिटेल्स भी शामिल होती हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ न्यू मंथ ये स्लिप इशू की जाती है। तो उसकी बेस पे फिर आगे वो जो एम्प्लॉई है ना, वो सैलरी अपनी कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, कुछ डिटेल्स दी गई हैं। हमें ये कहा गया भी प्रोग्राम की इनपुट क्या है। मंथली सैलरी आपने इंटर करनी है। इसी तरह ओवर टाइम आपने देना है आवर्स में। ओवर टाइम वो अमाउंट होती है कि जो एक्चुअल जो वर्किंग आवर्स हैं ना, उनके अलावा एक एम्प्लॉई जितना टाइम वहाँ पे काम करता है उस ऑफिस के अंदर, तो उसको आप ओवर टाइम कहते हैं। तो ओवर टाइम के ना आपने बताने हैं भी ओवर टाइम कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया, और फिर नंबर ऑफ लीव्स कितनी उसने छुट्टियां की। और ये तीन जो हमारे पास इनपुट है ना, मंथली सैलरी है, ओवर टाइम इन आवर्स है, और फिर नंबर ऑफ लीव्स, इनकी बेस कैलकुलेट करनी है। और उसमें फिर मज़ीद ये हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है कि आवर्ली पे भी कैलकुलेट करनी है, यानी पर आवर कितनी सैलरी बनती है किसी खास एम्प्लॉय की। और 200 वर्किंग आवर्स उसने हमें कहे हैं कि एक मंथ के अंदर सपोज कर लें कि 200 वर्किंग आवर्स हैं। मतलब नॉर्मल जो वर्किंग आवर है ना, उसके ओवर टाइम के अलावा, तो वो 200 वर्किंग आवर्स हैं एक मंथ के अंदर। तो इसी तरह फिर हमने क्या करना है कि ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेट करके ना, तो हमने उसको भी ऐड करना है नेट सैलरी के अंदर। फिर हमने छुट्टियों की जो सैलरी है वो हमने माइनस भी करनी है। वो इस तरह से कि अगर किसी एम्प्लॉय की 2 से ज़्यादा छुट्टियां हो जाती हैं ना, तो फिर वो उस अमाउंट को माइनस करना है। तो 2 तक जो है ना वो अलाउ है, उसमें कोई डिडक्ट। तो इसी तरह फिर 15% ऑफ मंथली सैलरी एज अलाउंस भी कैलकुलेट करके नेट सैलरी के अंदर ऐड करना है। तो फाइनली फिर हमने क्या करना है, 12% टैक्स निकाल के ना, तो वो माइनस करना है। तो ये याद रखें, जितने टैक्सेस होते हैं ना इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर, तो वो माइनस किए जाते हैं, और अलाउंसेस जितने होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो अभी इसमें देखें, हमने इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर किए हैं पहले प्रॉब्लम को देख के। तो ये याद रखें भाई, वेरिएबल्स का डिसीजन हम कैसे करते हैं कि कितने वेरिएबल हमें चाहिए। तो वो हम इस बेस पे करते हैं कि जितनी चीज़ें हमने इनपुट में देनी होती हैं प्लस जितनी हमने कैलकुलेट करवानी है, तो उन सब का जो कम्बिनेशन है इतने हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। तो अभी इसमें देखें कि सैलरी, ओवर टाइम आवर्स और लीव्स ये हमने इनपुट करने थे, तो इस वजह से 3 हमने वेरिएबल लिए। फिर हमने आवरली सैलरी, 1 घंटे की सैलरी कितनी बनती है किसी एम्प्लॉय की,
फिर इसके अलावा ओवर टाइम पे ओवर टाइम की कितनी अमाउंट बनती है, फिर पर डे सैलरी कितनी बनती है, और अलाउंस के लिए हमने अलाउंस वेरिएबल लिया, तो इसी तरह टैक्स और नेट सैलरी। तो ये सारी जो है ना, ये जितने वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करवानी है। तो अभी ये नेक्स्ट जो 3 लाइंस हैं ना, इनमें हमने यूज़र से इनपुट ली है टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए। आप इनपुट बॉक्स की भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट का कोई मसला नहीं है, चाहे इस तरीके से लें टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू, चाहे इनपुट बॉक्स की मदद से लें। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना ऑलरेडी सैलरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 1 घंटे की सैलरी कितनी बनती है। तो अब उसने ज़ाहिर है कि हमें 200 आवर्स बताए हैं, तो उस हिसाब से सैलरी तो ठीक है, हमारे पास इनपुट सैलरी तो आ जाएगी ना, जो एक एम्प्लॉय बेसिक सैलरी लेता है उस ऑफिस से, वो तो हमने इनपुट कर ली है, सैलरी ले ली है यूज़र से ना, तो वो सैलरी तो हमारे पास होगी, मिसाल के तौर पे 5000 या 6000 एट्सेट्रा। अब हमने ना पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है कि पर आवर कितनी सैलरी बनती है। तो पर आवर जो है वो फिर 200 आवर्स हमें बताए गए हैं, उसको 200 पे डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास 1 घंटे। नेक्स्ट फिर हमने पर डे सैलरी कैलकुलेट करनी। पर डे सैलरी कैलकुलेट करने का हमें कहा नहीं गया प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन ये कैलकुलेट करनी ज़रूरी है इस वजह से है कि जब हमने लीव्स की पे जो है ना वो हमने डिडक्ट करनी है, माइनस करनी है, तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अलाउंस हम फाइंड कर रहे हैं 15% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे हम ओवर टाइम पे निकाल रहे हैं। ओवर टाइम किस तरह हम निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा कि वो ओवर टाइम आवर्स तो हमने एज ए इनपुट लिए होंगे ना, ये यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, तो उस मल्टीप्लाई बाई फिर जो आवरली सैलरी हमने निकाली है ना, 1 घंटे की जो सैलरी हमने निकाली है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देना टोटल ओवर टाइम आवर से, तो हमारे पास ओवर टाइम पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पर आवर सैलरी 50 रुपये बनती है, तो आपके ओवर टाइम आवर्स जो हैं वो 4 हैं, तो वो 200 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लीव्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं इफ़ की कमांड की मदद से कि लीव्स अगर ग्रेटर दैन 2 हों तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ज़ाहिर है वो डिडक्शन होनी चाहिए ना। तो इसके लिए फिर हमने फार्मूला ये बनाया है कि सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस लीव्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पर डे सैलरी। तो असल में ये फार्मूला इतना सिंपल नहीं था, वो इस वजह से कि अब जाहिर है कि सारी लीव माइनस नहीं करनी ना सैलरी, हमने सैलरी 2 से ज़्यादा जब लीव्स होंगी ना तो उनकी हमने माइनस करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे कि पहले तो ना जितनी भी लीव्स होंगी उसकी एम्प्लॉय की, तो उसमें से हम क्या -2 कर देंगे। -2 इस वजह से करेंगे कि वो 2 तो जो है ना, 2 तो उसे अलाउ हैं, 2 से ज़्यादा अगर होंगी तो वो फिर उसको हम डिटेक्ट हमने करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मतलब वो लीव्स मिसाल के तौर पे अगर सपोज करें कि उसकी 10 उसने की है ना लीव्स, तो 10 - 2 जो है ये कितना हो जाएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई पर डे सैलरी जो है वो फिर पर डे जो भी हमने निकाली है ना, तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होके तो टोटल अमाउंट जितनी बनेगी ना वो उसकी सैलरी से माइनस हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह फिर हम नेक्स्ट हम क्या करें कि टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं 12%। तो बल्कि इससे ऊपर हम ये कर रहे हैं भी सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस ओवर टाइम प्लस अलाउंस। वो जो हम ऊपर निकाल चुके हैं ना, ओवर टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये इस लाइन में, और जो अलाउंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अलाउंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अलाउंस और जो ओवर टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं सैलरी में।
तो तभी वो हमारे पास टोटल सैलरी बनेगी ना। अच्छा, अब हमें ये भी कहा गया था भी आपने इन सारी कैलकुलेशन के बाद आपने क्या करना है कि 12% टैक्स निकाल के तो वो भी माइनस करना है। तो 12% हमने टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और नेट सैलरी हम सैलरी में से ना ये टैक्स अमाउंट माइनस करके कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद हम इन सारी चीज़ों को प्रिंट करा रहे हैं। ये तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इसके बाद कौन सा प्रोग्राम है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 7 के दो पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे कहा गया है कि वाटर कैन बी इन 3 स्टेट्स, दैट इज़ लिक्विड, स्टीम एंड आइस, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये कह रहे हैं कि वाटर जो है ना उसकी 3 स्टेट होती हैं, आइस, लिक्विड और स्टीम। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अभी टेम्परेचर कितना है। फॉर एग्जांपल बिलो अगर 0 होगा ना तो वो उसकी शेप आइस होगी। इसी तरह बिटवीन 0 एंड 100 होगा तो लिक्विड होगा, अबव 100 होगा तो स्टीम की शक्ल में होगा। तो अब एक प्रोग्राम हमने लिखना है कि जो स्टेट ऑफ वाटर फाइंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। यानी टेम्परेचर जो है ना वो एज इनपुट लिया जाएगा और उसकी बेस पे फिर जो भी तो अभी आप यहाँ पे देखें कि हमने उसी तरह ना जस्ट लाइक बिफोर हमने इनपुट के लिए वेरिएबल यहाँ पे टेम्प लिया है एज सिंगल इस वजह से लिया है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है इसमें। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। तो टेम्प इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर टेम्परेचर वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम चेक करा रहे हैं। सिंपल मतलब इसमें ना अब देखें 3 कंडीशन है ना यहाँ पे, 3 स्टेट्स थी तो 3 कंडीशन है। तो 3 अगर कंडीशन हो ना तो 3 कंडीशन चेक करने के लिए हम जाहिर है हम स्टेटमेंट तो इफ़ ही यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ की का कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे। अब सिंपल इफ़ जो होता है ना उसमें तो एक कंडीशन चेक होती है। तो इफ़ विद एल्स ऑप्शन जो होता है उसमें 2 कंडीशन चेक करते हैं। तो एक्सटेंडेड इफ़ और नेस्टेड इफ़ ऐसी सिंटेक्सेस हैं कि जिनमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम या तो एक्सटेंडेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं या फिर नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड इफ़ को यूज़ किया गया क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू नेस्टेड इफ़ सिंपल है। तो अब इसमें देखें कि इफ़ टेम्प इज़ लेस देन 0 देन प्रिंट वाटर स्टेट इज़ आइस। सिंपल हम चेक करा रहे हैं, टेम्प की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं और फिर उसको हम चेक करा रहे हैं। तो अगर वो लेस देन 0 हो तो फिर ये मैसेज आ जाएगा कि वाटर स्टेट इज़ आइस। इसी तरह एल्स इफ टेम्प ग्रेटर और इक्वल 0 एंड टेम्प इज़ लेस और इक्वल 100 देन 0 अगर और 100 के दरमियान अगर हो तो फिर वो वाटर जो है वो लिक्विड शेप में होगा। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ किया है बिटवीन 2 लिमिट्स चेक कराने के लिए। तो अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी ना कि लेस देन 0 भी नहीं होगा और वो बिटवीन 0 एंड 100 भी नहीं होगा तो फिर साफ ज़ाहिर है कि फिर थर्ड उसकी स्टेट होगी और वो कौन सी होगी, स्टीम। तो फिर थर्ड के केस में ना हमने जस्ट एल्स लिख के तो ये हम प्रिंट करा देंगे। 2 एंड बी ये तो एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। तो ये यहाँ पे बुक का लिखा हुआ है कि इस बुक के मतलब इस फर्स्ट चैप्टर में आप देखें, लेकिन ये है कि ये इधर इन सॉल्यूशंस के अंदर भी ना आगे मैंने एक जगह पे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 8। इसमें आप देखें कि राइट ए प्रोग्राम दैट computes the number of all even integers and sum of all the even integers between two integers n1 and n2 provided by the user। एक प्रोग्राम हमने लिखना है कि जिसमें क्या करना है कि सारे इवन इंटीजर्स मालूम करने हैं। दो यानी लिमिट्स हम देंगे। यूज़र क्या करेगा कि वो 2 इंटीजर देगा n1 एंड n2 और इन 2 इंटीजर्स के दरमियान जितने इवन नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं
और फिर उनका सम जो है ना वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि अगर n1 5 हो और n2 12 हो तो उसमें फिर नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स जो है वो 4 होगा। इसी तरह इनका जो सम है, जितने इवन इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं तो उनका सम जो है वो 36 आएगा। अच्छा, अब देखें कि इसको करना कैसे है। हमारे पास एक तो हमारे पास वो दो लिमिट्स हैं ना, n1 है n2 है, उसके बाद हम जो है एक नंबर वेरिएबल ले रहे हैं और फिर सम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि नंबर वो किस वजह से ले रहे हैं, वो क्योंकि टोटल हमने ना मतलब ये कि वो एक मिनट यहाँ पे कंफर्म हम कर लेते हैं कि नंबर क्यों ले रहे हैं। हाँ, नंबर इसलिए ले रहे हैं कि उसको हमने काउंट करना है ना कि टोटल जो हैं वो इवन हैं कितने। तो n1 ले रहे हैं दो लिमिट्स के लिए, n1 n2, उसके बाद नंबर काउंटिंग के लिए हम ले रहे हैं और सम जो है वो टोटल निकालने के लिए ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखें कि n1 इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसी तरह n2, दो इनपुट बॉक्स की स्टेटमेंट के ज़रिए हम n1 और n2 की वैल्यूज़ ले रहे हैं और फिर हम एक लूप चला रहे हैं यहाँ पे ना, फार की लूप यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे आप कोई दूसरी लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर ए इज इक्वल टू n1 टू n2, दो लिमिट्स के दरमियान हमने कैलकुलेशंस करनी है ना, तो इसलिए n1 से लेकर n2 तक चला रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि इफ़ a mod 2 इज इक्वल टू 0, हमने वो चेक करना था ना भाई इवन है कि नहीं है। तो एक एक नंबर जो आता जाएगा ना उसको हम क्या करेंगे कि मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हुए यानी रिमाइंडर कैलकुलेट कराते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो फिर दो नंबर्स को अगर एक नंबर पे दूसरे को डिवाइड हम करें और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आए तो फिर वो नंबर ज़ाहिर है कि वो इवन होगा ना, तो इसलिए हम इस तरीके से चेक करा रहे हैं। तो अगर वो इवन होता है ना कोई भी नंबर, तो फिर हमने क्या करना है, उसको काउंट करना है और साथ सम भी हमने करवाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 काउंटिंग के लिए, और सम निकालने के लिए हम सम इज इक्वल टू सम प्लस ए कर रहे हैं। तो साथ साथ यानी सम में ना फिर अगर वो नंबर इवन है तो वो उसको हम सम में ऐड कर रहे हैं। तो नंबर आ कैसे रहे हैं अगले, नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, वो ए जो है ना, ए को हम यूज़ कर रहे हैं, ए एज ए काउंटर वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है और ए हमारा वो नेक्स्ट आने वाला नंबर है। तो ये लूप जो है ना वो चलती जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो लिमिट्स इंटर की हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 और 20 किया है, तो ये लूप फिर किस तरह टू n1 टू n2 यानी a इज इक्वल टू 10 टू 20। तो अब a की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगी 10। तो अब देखें इफ़ a mod 2 यानी 10 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो वो 0 ही होगा, ज़ाहिर है 10 इवन नंबर है तो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 हो जाएगा, नंबर में एक ऐड हो जाएगा। और सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम की इनिशियल वैल्यू जो है ना वो 0 होगी, क्योंकि जब भी नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी इनिशियल जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, अगर हम खुद उसकी इनिशियल वैल्यू ना दें तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए से क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 10, तो वो 10 आ जाएगा। तो एंड इफ इसी तरह नेक्स्ट से कंप्यूटर ऊपर जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास 11 आएगा, ए में ना वो एक प्लस करेगा, तो 11 को फिर चेक कराया जाएगा 2 से, तो 11 तो ज़ाहिर है कि इवन नहीं है, तो 11 के केस में ना ये दोनों लाइनें नहीं चलेंगी। तो उसके बाद फिर इसी तरह नेक्स्ट 12 आ जाएगा, तो 12 को फिर इसी तरह चेक किया जाएगा कि इफ़ 12 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो एंड सो ऑन। तो ये इस तरह ये कहाँ तक चलेगा 20 तक। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि फाइनली हमारे पास नंबर की भी एक वैल्यू आ जाएगी जिनको हम प्रिंट करा रहे हैं।